नमस्कार। राग बिहारी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 20 जिले में होने वाले 122 सीटों पर क्या है स्थिति। जी हां, हम ताजा स्थिति आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि कल चुनाव है और चुनाव से पहले इन 122 सीटों की स्थिति क्या है, किसका पलड़ा भारी है और यकीन मानिए ये 122 सीट तय कर देगा कि सरकार किसकी बन रही है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सरकार एनडीए की बन रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार महागठबंधन की बन रही है। जीत कौन रहा है, मुद्दे दरअसल अहम कौन से हैं और जीत के पीछे कौन से लोग हैं? क्या युवा हैं, क्या महिलाएं हैं, क्या सरकार में परिवर्तन चाहते हैं, क्या कोई नया मुख्यमंत्री चाहते हैं, माहौल क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे 3 संवाददाता बिहार के अलग अलग कोने से जुड़ेंगे और वो तमाम हकीकत बताएंगे कि दरअसल उनको ज़मीन पर दिखाई क्या पड़ रहा है और वोट किस आधार पर पड़ने जा रहा है। तो मैं अपने तीनों संवाददाताओं के पास आपको लिए चल रहा हूँ राग बिहारी में, क्योंकि ये 3 संवाददाता शिवम हमारे साथ भागलपुर से जुड़ रहे हैं। तो शिवम हमें बताएंगे कि भागलपुर और उसके आसपास के इलाकों में कैसा माहौल है और साथ ही हमारे साथ संवाददाता पूर्णिया मोहित जुड़े हैं। वो हमें बताएंगे कि सीमांचल की स्थिति क्या है। ओवैसी लगातार 10 दिनों से टिके हुए हैं। ओवैसी दरअसल अपनी पार्टी के लिए चाहते क्या है? क्या पिछले बार की तरह ओवैसी फिर से इफेक्टिव होने जा रहे हैं? और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुजीत कुमार हमें बताएंगे कि शाहाबाद की स्थिति क्या है, मगध की ओवरऑल स्थिति क्या है और साथ ही साथ कुछ प्रमुख सीटें हैं वहां पर होने क्या जा रहा है। तो हम इन तीनों अपने संवाददाता से चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले सुजीत के पास जाना चाहेंगे। सुजीत, शाहाबाद में स्थिति बहुत खराब रही थी पिछले बार, 3 सीट पे जीत हुई थी और अगर हम आपसे पूछें खास तौर पर कि अब क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम आरा की बात करें स्थिति एनडीए के पक्ष में थी, बढ़हरा एनडीए के पक्ष में थी। अब चर्चा बहुत ज़्यादा है कि गया में क्या है, गया में जहाँ से प्रेम कुमार लड़ रहे हैं, प्रेम कुमार क्या फिर से जीत पाएंगे? दरअसल मेरे ख्याल से 7 बार वो विधायक हो चुके हैं, ऐसे में क्या 8वीं बार जीतेंगे? इस तरह की चर्चा बड़ी जोरों पर है। इस बार तो उनका टिकट कट रहा था, लेकिन फिर जब टिकट में नाम आ गया, कहा यह जाता है कि एक्सट्रीमली ईबीसी के बड़े नेता हैं, इसलिए बीजेपी ने उनका टिकट काटा नहीं। तो गया में हो क्या रहा है, जनसुराज का क्या प्रभाव है और क्या जनसुराज के प्रभाव से प्रेम कुमार जो अपना अंतिम चुनाव मान रहे हैं, क्या वो अंतिम चुनाव जीत सकेंगे, हार जाएंगे? क्या स्थिति है गया की, जरा बताइए। देखिए पंकज जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रेम कुमार जो है वो 9वीं बार अपनी मतदाताओं के पास जाएंगे, 9वीं बार वोट मांगेंगे। अगर वो इस बार जीत जाते हैं तो एक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा लगातार 9वीं बार चुनाव जीतने का। पहली बात। दूसरी बात ये है पंकज जी की आपने कहा कि शाहाबाद, बिल्कुल शाहाबाद एक तरीके से रिकवरी जोन बनने जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। दरअसल ये सब किसी को पता है कि पिछले बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें 20 सीटें शाहाबाद पर मंडल की थी और केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी, आरा और बढ़ारा। अमरेंद्र प्रताप और राघवेंद्र प्रताप इन दोनों ने जीत हासिल की थी। एक सीट हालांकि बाद में जमा खान जो चैनपुर से जीत के आए थे वो बसपा की टिकट पर और जदयू में शामिल हो गए थे। तो कुल मिला जुला के 3 सीटें आप कह सकते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां पंकज जी बदली हुई दिख रही है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, इसलिए कि मुझे इनपुट यहाँ तक है कि इस बार जो वहां की महिलाएं हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जेकर खाइब ओकर गाइब। मतलब भोजपुरी में है, हिंदी में इसका अर्थ हो गया कि जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। अब खाना और गाना क्या है ये सबको पता है किस तरीके से एक रणनीति बनाई गई। रणनीति में बहुत सारी चीजें हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, राशन है, एक 10,000 रुपए है। इन सब चीजों को लेकर के इस बार जो तस्वीर जो है पंकज जी ये जुदा नजर आएगी। इस बार तस्वीर बदली बदली नजर आएगी। पिछली बार जिस तरीके से केवल 3 सीटों पर एनडीए की सुई अटक गई थी वो सुई इस बार स्विंग कर रही है।
जो सूचना मेरे पास है, जो इनपुट मेरे पास है, कम से कम इस बार एनडीए 10 सीटों पर इस समय अपनी रिकवरी करने जा रहा है। उसका रीजन भी है पंकज जी। पंकज जी, उसका सबसे बड़ा रीजन है वोट बैंक का जोड़ना। शाहाबाद प्रमंडल से ही चिराग पासवान ने अपने कई कद्दावर नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है, ब्रह्मपुर जिसमें से एक है। ब्रह्मपुर में चिराग पासवान अपने पार्टी को हुलास पांडे को उतारे हैं। वहां के जो वोटर हैं वो अगर अगड़े हुलास पांडे के साथ खड़े होते हैं और चिराग पासवान के जो बेस वोटर हैं, जो दलित, अगर चिराग के साथ जुड़ जाते हैं, साथ ही साथ कुशवाहा वोटर जो इस बार चिराग के साथ जुड़ जाते हैं और एनडीए के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो ये तस्वीर बहुत रोमांचक हो सकती है। पिछले चुनाव की जहां तक बात करें तो कुछ आंकड़े हैं मेरे पास। चिराग पासवान को 5.66% वोट मिले थे और उपेंद्र कुशवाहा को 1.77, यानी कि मोटा मोटी 7% के पास का ये वोट शेयर आता है। अगर ये वोट शेयर 7% अगर सस्टेन कर जाता है तो पंकज जी ये मान के चलिए कि 3 की तस्वीर जो है ये बढ़ के कम से कम 10 जरूर हो सकती है। जी पंकज जी। नहीं, 10 तो हो जाएगा, पर 10 से 10 इम्प्रूव भी कर गया तो उसकी स्थिति क्या होगी? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दरअसल 10 इम्प्रूव भी कर गया तो जितनी खराब स्थिति थी, तो क्या यह मान लिया जाए कि किसी भी तरीके से एनडीए को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलने जा रहा है? ये समझना बहुत ज़रूरी है सुजीत, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थिति पिछली बार की तुलना में बहुत विकट है और इसकी बड़ी वजह भी है। लेकिन अभी क्या होने जा रहा है, किस तरह की स्थिति है, क्या परिस्थिति है, इन तमाम चीजों को जरा हमें डिटेल में बताइए। जहानाबाद में क्या हो रहा है, गया में क्या हो रहा है, हमें बताइए कि यहां पर क्या होने जा रहा है, सासाराम में क्या होने जा रहा है, जरा इस बारे में बताइए और जल्दी जल्दी बताइए। जी है पंकज जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि देखिए बक्सर और भोजपुर, इन दोनों को मिला के कम से कम 10 सीटें, और इन 10 सीटों पर ही जो है पैनी नजर टिकती हुई, इसलिए कि ये बिहार यादव और दलित राजनीति का यहाँ मिला जुला एक मिक्सचर चल रहा है। और यही एकजुटता जो है ना, ये 3 चीजें जो है ये किसी भी गठबंधन कहें या दल कहें उसकी राजनीतिक भविष्य को तय करते हैं। अब पिछले चुनाव की जिक्र करें तो देखिए रोहतास में 7 सीटें हैं, वो 7 के साथ महागठबंधन ने अपने हिस्से में कर लिया था। लेकिन इस बार जो है थोड़ी सी रणनीति बदली हुई है। इस बार जो है एनडीए ने अपनी रणनीति को बदला है। इस बार स्नेहलता जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है वो सासाराम से हैं, वो सदर सीट से हैं। और इस बार ये माना जा रहा है कि जो गलती पिछली बार लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों को लेकर के हुई थी एनडीए की तरफ से, जो एनडीए जो इस चीज को मानता है, उस गलती को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। और देखिए ये एक लिटमस टेस्ट है एक तरीके से। अगर स्नेहलता को वहां से जीत मिल जाती है तो फिर ये मान के चलिए कि कुशवाहा बिरादरी जो जो नाराज थी एनडीए से, वो अपनी नाराजगी को दूर कर चुकी है। ये अब मैंने बताया सासाराम का। अब आप आइए गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा, 27 जिले हैं इन सभी जिलों में, सॉरी माफ करें, 27 सीटें हैं इन सभी जिलों में मिला करके। और इनमें से केवल और केवल 6 सीटें मिली थी एनडीए को पिछले विधानसभा चुनाव में। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फासला था ये। अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद में तो एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, खाता भी नहीं खुला था वहां पर। लेकिन इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ बैलेंस किया जा रहा है, जिस तरीके से भी कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भी मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे भी सामने आएगी कि मुद्दे जो है महंगाई और बेरोजगारी का है, ये पिछली बार भी थे, इस बार भी है। लेकिन इन मुद्दों पे वोट कितना मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी पंकज जी। अब आप आइए मगध प्रमंडल की मैं एक और बात करता हूं तो यहाँ पे एक बहुत बड़े फैक्टर है प्रेम कुमार। प्रेम कुमार नो डाउट बहुत बड़े नाम है। और प्रेम कुमार जो है जिस तरीके से अपनी सीट को लगातार बचाते रहे हैं, तो प्रेम कुमार को नहीं लगता कि कोई इस बार भी उनको डिफीट कर पाएगा, क्योंकि प्रेम कुमार की अपनी एक छवि है। प्रेम कुमार अपनी छवि के दम पर जीतते हैं। उनके अगेंस्ट में जो है वो धीरेन्द्र अग्रवाल है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहन श्रीवास्तव। देखिए अगर प्रेम कुमार की बात करें, जो मेरे पास इनपुट है, तो प्रेम कुमार
अपनी एक छवि के लिए जाने जाते हैं, एक मृदुभाषी छवि है उनकी। और उसकी ठीक उलट अगर देखें तो गया में माझी फैमिली है, माझी फैमिली को लेकर के अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन जो इनपुट आ रहे हैं उसके हिसाब से माझी फैमिली अपनी उपस्थिति को बचाने में मजबूत रह रही है। हालांकि वो तो अभी वोटिंग होगी तो पता चलेगा कि कितने जो है सफलता मिलती है, कितने नहीं मिलती है। लेकिन अभी 10 सीटें हैं गया जी में, 10 में से 4 जो है महागठबंधन के विधायक हैं और 6 एनडीए के विधायक हैं। और अपेक्षाकृत तरीके से सबकी सीट, सबकी जो अपनी कोशिश जो है पंकज जी, वो दूसरी सीटों पर नजर है कि उन पर कैसे दबाव बना के या रणनीति बना के जीत हासिल की जाए। तो ये और एक चीज यहाँ पे मैं और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जन सुराज का इस इलाके में कहा जा रहा है कि थोड़ा इफेक्ट है। अब जन सुराज कितना इफेक्ट डालेगा ये तो चुनाव का टाइम पता चलेगा। लेकिन देखिए पंकज जी, कुल मिला जुला के जान लीजिए कि 20 और 20 लगभग 25 और 20, ये एक जो 25 45-50 जो सीटों का आंकड़ा है ये बहुत मायने रखता है परसों में 14 तारीख, माफ करें 11 तारीख के चुनाव में। इस पे अगर किसी ने अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी बढ़त को बरकरार रखा तो वो सत्ता के ठीक दरवाजे है, तक पहुंचेगा, चलिए नहीं तो चलिए चलिए, कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि इन सत्ता के इलाकों दरवाजे में तक एनडीए पहुंचे बेहतर करने जा फिसलना रही नहीं है। हो मोहित, सकता। मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। सीमांचल में बड़े लंबे समय से टिके हुए हैं असुद्दीन ओवैसी, सीमांचल की स्थिति क्या है? अगर हम 5 जिलों की बात करें, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और क्या कहते हैं, जो 5 जिले सीमांचल के आते हैं उसमें मुसलमान की आबादी 40 से लेकर के 65-69% तक की है। बड़ा सवाल यह है कि सीमांचल में अगर हम पिछले आंकड़े को देखें तो 24 में से 12 सीट एनडीए जीत गई थी, 5 सीट एआईएमआईएम जीत गई थी और 7 सीट आरजेडी को मिला था, महागठबंधन को मिला था। स्थिति क्या रहने वाली है? क्या सीमांचल में स्थिति बेहतर होने वाली है महागठबंधन की, या ओवैसी फैक्टर और जन स्वराज फैक्टर, ये दोनों फैक्टर बड़ा नुकसान करने जा रहा है सीमांचल में महागठबंधन को? एनडीए लाभान्वित होने जा रहा है या एनडीए को भी दिक्कत हो सकती है सीमांचल में? क्या दिख रहा है आपको? देखिए, प्रथम फेज का जो चुनाव हुआ, जो पटना की तरफ, गया की तरफ जो है, फिर आप जिस तरफ पूर्वी क्षेत्र बेल्ट तरफ जिस तरफ आप आते हैं, तो पूर्वी बेल्ट तरफ जैसे कि सीमांचल का इलाका है, कोसी का इलाका है, इस तरफ आते आते जो है विकास का मुद्दा जो है वो गौण हो जाता है और इस तरफ सीमांचल में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है शुरू हो जाती है। यही वजह है कि राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में जो है ओबीसी ने पिछले बार जो है अपने उम्मीदवार उतारे थे। और जो सीमांचल का जो इलाका है, इस इलाके में कुल जो है 24 विधानसभा सीट है। 24 विधानसभा सीट में जो है, जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले बार जो बदली थी उसमें जो है 24 में 12 महागठबंधन के तरफ विधायक हो गए थे और 12 जो है वो एनडीए की तरफ हो गए थे। कांग्रेस और आरजेडी का जो विधायक जो था वो कम ही थे, मगर जिस तरह से एमआईएम के जो 5 विधायक जो जीते थे, जिसमें 4 विधायक टूट के आरजेडी में आ गए थे, तो अपना आंकड़ा जो है आरजेडी ने बढ़ा लिया था और 11 हो गया था। और एक जो है बारसोई से सीपीएम के जो माले के विधायक हैं वो जीते थे। कुल मिला के महागठबंधन का भी 12 हो गया और जो एनडीए है उनका भी 12 उम्मीदवार हो गया। मगर इस बार जो रणनीति जो ओबीसी ने चली है, और इस सीमांचल के सिर्फ इलाके में जो है 15 उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है, मगर 15 जो उम्मीदवार हैं वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि किसी दल से जो है वो इधर आए हैं। जैसे आप बात करें कि अमोर में जो है और बायसी में जो है, उसमें आरजेडी जो है वो सिटिंग विधायक का पत्ता काट दिया और किसी दूसरे को जो है टिकट दिया गया। इस तरह से जो कुछ कुछ जगह जो नाराज चल रहे हैं लोग, वहां पर जो है एमआईएम जो है फैक्टर बन के उभर रहा है। और जिस तरह ओबीसी पूरी तरह से कैंप किए हुए हैं सीमांचल के इलाके में, कुल मिलाकर जो बायसी का इलाका है, अमोर से खुद जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर इमाम वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां का इलाका। इसके अलावा बहादुरगंज का कुछ इलाका है। इस इलाके जो किशनगंज का ही लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, पूर्णिया जिला पड़ता है, मगर लोकसभा सीट जो है किशनगंज पड़ता है, वहां एमआईएम का फैक्टर दिख रहा है। मगर जहां आप पूर्णिया में आएंगे, जो फिर जो इधर पश्चिम की तरफ जो जाएंगे, जैसे धमदाहा में भी एमआईएम खड़ी है, कस्बा में एमआईएम खड़ी है, इसके अलावा कटिहार में नहीं, भी चलिए एमआईएम जो है एक वो बात खड़ी बता है। दीजिए, मगर सीधा वहां सीधा पर सवाल एमआईएम करते हैं, सीधा सवाल करते हैं मोहित,
धमदाहा में लेसी सिंह की स्थिति क्या है और संतोष कुशवाहा, दोनों में कौन 20 दिखाई पड़ रहा है? अगर हम आपसे पूछें कि पलड़ा भारी किसका दिखाई पड़ रहा है और उसमें जनसुराज की भूमिका क्या है? देखिए, पलड़ा जहां तक भारी है, यहाँ पर पप्पू यादव एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने कहा है, खुले मन से कहा था कि हमारे लिए जो है सीमांचल का 2 सीट महत्वपूर्ण है, जो धमदाहा और रुपौली है। यानी धमदाहा से वो संतोष कुशवाहा के पक्ष में खड़े हैं, वहीं जो है रुपौली से जय बीमा भारती के पक्ष में पप्पू यादव खड़े हैं। 2 दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहाँ चालू है। लेसी सिंह जो है संतोष कुशवाहा पे आरोप लगा रहे हैं, संतोष कुशवाहा लेसी सिंह पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है धन बल का उपयोग कर रहे हैं और प्रशासन की मिलीभगत से जो है वो लोग जो है यहाँ पर वोटर को जो है डरा रहे हैं। इस बीच में जो है पप्पू यादव भी अब कूद पड़े हैं। पप्पू यादव पूरी तरह से खुल के जो है अब संतोष कुशवाहा का साथ दे रहे हैं और जगह जगह वो मीटिंग कर रहे हैं। और जो मुस्लिम और यादव, क्योंकि आप अगर धमदाहा की बात करेंगे तो धमदाहा में मुस्लिम 70,000 की आबादी है, माफ करिएगा वोटर है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। 70,000 किस तरफ जाता है? वहीं कुशवाहा की बात करें तो कुशवाहा 17,000 के आसपास है, यादव 30,000 के आसपास है, मल्लाह 15,000 के आसपास है, सतमा 15,000 के आसपास है और जो जिस जाति से लेसी सिंह आती है वो मात्र 4500 है। इसी वोट बैंक के बदौलत जो है वो संतोष कुशवाहा वहां गए हैं ताकि वो जीत सके, क्योंकि मुस्लिम, यादव, कुशवाहा और मल्लाह ये मिला के जो है लगभग 1 लाख के ऊपर जो है चला जाता है। मगर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लगातार जो है 4 बार से लेसी सिंह जीत रही है, मात्र 4500 वोटर होने के बावजूद, राजपूत जाति होने के बावजूद सभी वर्ग का उनको जो है समर्थन मिलता है। और खासकर जो मुस्लिम वोट बैंक, जिस तरह से वहां पर धमदाहा में जो है फैक्टर ये नहीं है कि मुस्लिम है तो हम आरजेडी को वोट देंगे, वहां फैक्टर है लेसी सिंह। लेसी सिंह एक मजबूत वहां से दावेदार है और मुस्लिम वोट जो है वहां उनको पड़ता था। मगर इस बार जिस जिस तरह से सब नेता वहां पहुंचे हैं और सिर्फ एक ही मुद्दा, क्योंकि जो लेसी सिंह है वो खाद्य उपभोक्ता मंत्री भी हैं और जो पूरे बिहार में जो राशन मिलता है 5 किलो गरीबों को, उसमें से 1 किलो जो है काट दिया चलिए, जाता है। अगर हम आपसे चार- पूछे चार- कदवा सीट से शकील अहमद खान भी हैं और सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम भी हैं, ये मैं कटिहार की बात कर रहा हूं, यहां पर स्थिति किसकी बेहतर है? यहां भी कोई एमआईएम का जोड़ है क्या? जी, वहां भी एमआईएम का जोड़ है, मगर कुल मिला के जो है वहां पर एक शकील अहमद खान ने चाल चल दिया है कि वो ये मेरा जो है आखिरी चुनाव है। तो जित वहां पर मेन फैक्टर है शेरशाहवादी मुस्लिम का बहुत बड़ा आबादी है वहां। और वहां जो है कुल मिलाकर जो है शकील अहमद खान का कुछ हद तक जो है पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि वो लोग वहां के कह रहे हैं कि नहीं, लास्ट बार है, चलो इस बार हम लोग इनको जिता के जो है इस बार विदा कर देते हैं। कुल मिलाकर जो वहां पर जो है कदवा से जो है आपको शकील अहमद खान जो है उनका पलड़ा भारी है। वहीं जो वहाँ के जो पूर्व सांसद थे दुलाल चंद गोस्वामी, वो भी जो है वहाँ से खड़े हैं। और वहाँ पर जो है एक तरह से जो है बाहरी उम्मीदवार और जो घरेलू उम्मीदवार है, इसकी चर्चा जोर शोर से वहाँ चल रही है। बाहरी उम्मीदवार को भगाने के लिए वहाँ जो है जितने भी मतदाता हैं एकजुट है। ये जो वहां से स्लोगन चला था कि बाहरी को भगाना है और जो घर का बेटा है उसको जिताना है, उसमें कहीं न कहीं हद तक जो है और एक लास्ट चुनाव कह के जो शकील अहमद खान जो है वो कुछ हद तक अभी आगे चल रहे हैं। चलिए, पूर्णिया में स्थिति क्या दिखाई पड़ रही है अगर प्रॉपर पूर्णिया की बात करें तो? मोहित, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मोहित से बात नहीं हो पा रही, अब हम सीधा शिवम के पास जाएंगे, भागलपुर। शिवम, भागलपुर की जो 7 सीटें हैं उस पर स्थिति कैसी है? जरा जो प्रमुख सीट है, अगर नाथनगर की बात करें, प्रॉपर भागलपुर की बात करें, गोपाल मंडल के सीट की बात करें, क्योंकि गोपाल मंडल तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? भागलपुर में कौन आगे दिखाई पड़ रहा है इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? नाथनगर की स्थिति क्या है और जनसुराज फैक्टर कैसा है? जरा इस बारे में बताइए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से इन इलाकों में जनसुराज ने बहुत मेहनत नहीं की है। तो क्या भागलपुर में जनसुराज का असर है क्या, जिस तरीके से उत्तर बिहार में है,
बहुत मेहनत किया जनसुराज ने। जी। शाहाबाद गया में तो शाहाबाद मगध में जनसुराज का असर उस तरीके से नहीं दिखता है, बहुत मेहनत नहीं हो पाया है। आपके इलाके में अगर हम भागलपुर की बात करें, बांका की बात करें, तो क्या स्थिति दिखाई पड़ती है? जरा शॉर्ट में बताइए, संक्षिप्त में बताइए। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पंकज जी, भागलपुर से ही भाजपा को जो बड़ा फायदा मिला था 1989 में, और उसके बाद से लगातार जो है भाजपा आगे बढ़ती गई। जिस तरह से 1989 के अक्टूबर तक में जो है पूरे देश भर में 2 ही सीटें थी भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को। फिर भागलपुर में कम्युनल राइट होता है, और उसके बाद नवंबर में 1989 के नवंबर में ही लोकसभा का चुनाव होता है, और वहां पर 82 सीट जो है पूरे देश भर में भाजपा जीतती है। तो ऐसे में बड़ा फैक्टर जरूर है, भागलपुर पे नजर तमाम नेताओं की जरूर रहती है। और जैसा आपने सीटों का नाम लिया, जिसमें से नाथनगर आपने कहा, तो नाथनगर दबी हुई सीट है, हालांकि नेताओं का ध्यान उस पर नहीं रहता, लेकिन भागलपुर, गोपालपुर और कहलगांव, ये 3 ऐसी सीटें हैं जो इस बार जिन पर जो है तमाम नेताओं की नजर है, और बड़े बड़े नेता और जो स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ आकर अपना दमखम लगा चुके हैं। गोपाल मंडल के सीट की बात करें तो गोपाल मंडल के सीट पर जदयू ने जो है उनका टिकट काटा था, और बुलो मंडल जो राजद से जदयू में आए थे उनको टिकट दिया गया था। ऐसे में गोपाल मंडल नाराज जरूर थे, और निर्दलीय चुनावी मैदान में वो पूरे मजबूती के साथ हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि कश्मकश गोपाल मंडल और बुलो मंडल के बीच में गोपालपुर सीट पर भी देखी जा रही है, और संभावनाएं ये भी है 60-40 की कि गोपाल मंडल चुनाव निर्दलीय तौर पे जीत भी सकते हैं। और ये भी बात है कि गोपाल मंडल लगातार अपने चुनावी प्रचार के दौरान जो है नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे, और कई बार ये कह चुके हैं कि अगर हम जीत भी जाते हैं तो हम नीतीश कुमार के पास ही वापस जाएंगे और उन्हें हम अपने पार्टी में शामिल करने के लिए अपील करेंगे। और वहीं भागलपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर भी मुकाबला जो है वो कांटे का है, इस वजह से क्योंकि लगातार 24 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक अश्विनी कुमार चौबे, जो पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं, वो यहाँ के विधायक रहे। 2014 में लोकसभा का चुनाव होता है, अश्विनी चौबे को बक्सर भेजा जाता है सांसद का चुनाव लड़ने के लिए। सांसद में वो जीत जाते हैं, और उसके बाद उपचुनाव होता है भागलपुर में। और वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट खोती है तो अब 2025 हो गया, और अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 चुनावों में भागलपुर का किला फतेह नहीं कर पाया था। इस बार पार्टी ने एक बार फिर से वही उम्मीदवार जो 2020 में अजीत शर्मा से चुनाव हारे थे, रोहित पांडे, उन पर ही भरोसा जताया है, क्योंकि बेहद ही कम मार्जिन अगर कहें विधानसभा चुनाव के लहजे में, तो 800 से 900 वोट के अंतराल से जो है अजीत शर्मा जीते थे। ऐसे में एक बार फिर से जो पुराने उम्मीदवार हैं रोहित पांडे और अजीत शर्मा के बीच में इस बार टक्कर है, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी जरूर अजीत शर्मा के साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट काटने के जो इरादे से उतारा जाता था उम्मीदवारों को, इस बार ऐसे कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं है। और जितने भी बागी थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो नाराज कार्यकर्ता और नेता थे, उन्हें भी जो है पहले ही मना लिया गया। इस वजह से मुकाबला 1-on-1 का है, और वो अजीत शर्मा और रोहित पांडे के बीच का। जैसा कि पंकज जी आप जनसुराज के बारे में बता रहे थे, तो बिल्कुल भागलपुर में कहीं पर भी जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, या फिर जनसुराज के और भी जो बड़े लीडर हैं, उन्होंने ऐसी मेहनत यहाँ पे नहीं दिखाई है। और सीट भागलपुर की अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से जनसुराज यहाँ पर अपना पांव खींचती नजर आई है, विकास पांडे एक चेहरा था जो डॉक्टर है भागलपुर से, उनका नाम लगातार आ रहा था कि जनसुराज से उन्हें टिकट मिलेगा, और पिछले 6 महीने से वो भागलपुर में मेहनत करते भी नजर आ रहे थे। लेकिन एन वक्त पे जब टिकट की बात थी, 1-2 दिन पहले चेहरा को बदला गया प्रशांत किशोर के द्वारा, और यहाँ पर जो है अभयकांत झा जो सीनियर वकील हैं, उन्हें टिकट दिया गया। और टिकट देने का कारण ये बताया जा रहा था कि 1989 में जब दंगा हुआ था, तो दंगा में अभयकांत झा ने निःशुल्क जो है लगभग 800 से अधिक दंगा पीड़ितों का, वो भी उनमें से अधिकतर जो लोग थे वो मुस्लिम समुदाय से आते थे, उनका उन्होंने मुफ्त में जो केस लड़ा था। ऐसे में कशमकश तो जरूर है भागलपुर में। चलिए, तो ये कशमकश है, लेकिन सवाल ये है कि ये बड़ी सीटें तय करेंगी कि आखिरकार माहौल क्या है, हवा किस ओर बह रही है, और ये जो दूसरे चरण का चुनाव है उसमें सत्ता में कौन आने जा रहा है। क्योंकि सीमांचल में ओवैसी का प्रभाव क्या होगा, सीमांचल में जनसुराज का प्रभाव क्या होगा, मगध और शाहाबाद में एनडीए बेहतर करती है या पिछले बार की तरह खराब करती है। और जहां तक सवाल है गया, जमुई, बांका, इन सब इलाकों में कौन बेहतर करता है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर देंगे कि किसकी बन रही है सरकार, किसका होगा बेड़ा पार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और बिहार में फिर
2025 से 30 होंगे नीतीश, ये जो जेडीयू का स्लोगन है वो सही में जमीन पर उतर पाएगा? सही में नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या तेजस्वी के सिर पर होगा ताज? जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। राग बिहारी में सुजीत कुमार मोहित और शिवम शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो राग बिहारी में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।